विशाल और वैभवशाली राज्य था, जहाँ के राजा महाराज विजय सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु उनका पुत्र राजकुमार विक्रांत जितना प्रतापी और कुशल योद्धा था, उतना ही अहंकारी और निर्दयी भी। उसे अपनी शक्ति और राजपद का इतना मत था कि वो मनुष्यों को तुच्छ समझता था। एक ग्रीष्मकालीन दोपहर विक्रांत अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए घने जंगलों में गया। घंटों पीछा करने के बाद भी जब कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं लगा तो उसका क्रोध बढ़ने लगा। तभी उसके मार्ग में एक शांत कुटिया आई, जहाँ एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न थे। तभी राजकुमार ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, इस वन के बीचों बीच ये घास फूस का ढेर क्या कर रहा है? इसे हटाओ यहाँ से, मेरा रथ निकलेगा। ये मेरे रास्ते को प्रभावित कर रहा है। युवराज, ये महर्षि अघोर का आश्रम है। वे वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। हमें थोड़ा मार्ग बदलकर निकलना ही न्याय संगत होगा, अन्यथा हम उनके क्रोध के भागी बन जाएंगे। न्याय? हमारे राज्य सिंहड़ का न्याय मेरा आदेश है। यदि ये साधु अपनी कुटिया नहीं हटा सकता तो अग्नि इसे हटा देगी। सैनिकों, मशाल जलाओ। देखते ही देखते कुटिया धू धू कर जलने लगी। साधु की आंखें खुली। उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक करुणा मिश्रित क्रोध था। रुको मूर्ख युवक, तुमने अपने अहंकार में आकर मेरा कुटिया जला दिया और मेरी वर्षों की तपस्या भी भंग कर दी। तूने अपनी शक्ति के मद में एक निर्दोष की शांति भंग की है। तूने केवल मेरी कुटिया नहीं जलाई, तूने अपने विनाश की अग्नि प्रज्वलित की है। तू शस्त्रों के बल पर जीता है, पर याद रख, मन की शांति कभी शस्त्रों से नहीं खरीदी जाती। तुझे अपनी राजसी सत्ता का घमंड है ना? वृद्ध, अपनी इस थोथी विद्वत्ता को अपने पास रखो। मेरी तलवार की चमक के आगे तुम्हारा तपोबल कुछ भी नहीं है। हम इस राज्य के होने वाले महाराज हैं। तुम्हें नहीं दिखता? ये जंगल हमरे शिकार करने के लिए है, तुम्हारा तपस्या करने के लिए नहीं। जाओ और कहीं जाकर अपनी तपस्या करो। जिस अहंकार पर तुझे इतना गर्व है, वही तुझे एक दिन मिट्टी में मिलाएगा। मैं तुझे शाप नहीं, एक सत्य देता हूं। तेरा यही क्रोध और घमंड तुझे अपनों से दूर कर देगा। तू राजा तो बनेगा, पर प्रजा के दिलों का नहीं, केवल एक खाली सिंहासन का। ये राज्य और ये शस्त्र तुझे महान नहीं बनाते, तेरा आचरण बनाता है। तूने अपनी आत्मा को अहंकार की आग में जला दिया है। जा, मैं तेरे इस मिथ्या अहंकार का नाश कर दूंगा। तू तब तक शांति नहीं पाएगा जब तक तू स्वयं को धूल के समान तुच्छ न समझ ले। सिंहगढ़ और स्वर्णपुर की मित्रता वर्षों पुरानी थी। राजा चंद्रसेन ने जब विक्रांत के विवाह का प्रस्ताव सुना तो वे प्रसन्न हुए, पर उनकी पुत्री इरावती केवल सुंदरता की मूरत नहीं बल्कि चंचल मन और न्याय की प्रतिमूर्ति थी। राजमहल की भव्य दरबार में विक्रांत स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ बैठा था। उसका व्यवहार वहाँ भी अशिष्ट था। राजा चंद्रसेन, आपकी पुत्री भाग्यशाली है कि उसे सिंहड़ की महारानी बनने का अवसर मिल रहा है। मेरी शक्ति के साये में उसे कभी किसी शत्रु का भय नहीं रहेगा। शत्रुओं से रक्षा तो बात की बात है राजकुमार। आप जब मेरे पिताश्री से विनम्र होकर बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ आपके इस घमंड और अहंकार के साथ कैसे रह पाऊंगी? क्या आपकी शरण में कोई सम्मान से रह पाएगा? ये कैसा प्रश्न है राजकुमारी? हमारी वीरता की गाथा न करके बच्चे बच्चे की जुबान पर आपको सुनने को मिल जाएगी। मैंने सुना है कि आपने एक निहत्थे साधु की कुटिया मात्र इसलिए जला दी क्योंकि वो आपके मार्ग में थी। जो पुरुष एक तिनके का सम्मान नहीं कर सकता, जो ऋषि मुनियों का सम्मान नहीं कर सकता, वो एक स्त्री की मर्यादा और प्रजा की भावनाओं की रक्षा क्या करेगा? पुत्री इरावती, शांत हो जाओ। विक्रांत को तो तुम बचपन से ही जानती ही हो। ये थोड़ा हठी है पर वीर है। इसने बड़े से बड़े योद्धाओं को हराया है। पिताजी, अहंकार वीरता का गुण नहीं, दोष है। राजकुमार विक्रांत, जिस दिन आप अपनी तलवार से पहले अपनी जुबान पर नियंत्रण करना सीख लेंगे, उस दिन विवाह की बात सोचिएगा। फिलहाल मैं आपसे विवाह करने के बजाय एक सन्यासिनी बनना स्वीकार करूंगी। विक्रांत के लिए ये सबसे बड़ा अपमान था। एक स्त्री ने उसे सबके सामने ठुकरा दिया था। इरावती, तुमने सिंहड़ के भविष्य का अपमान किया है। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। इस पूरे राज्य तो क्या, पूरे संसार में भी मुझे बड़ा वीर और शक्तिशाली और कोई भी नहीं है। परिणाम की चिंता उन्हें होती है राजकुमार, जो गलत होते हैं। आप पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करें, फिर किसी राज्य की आशा करें।
विक्रांत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, पर पहली बार उसके पास कोई उत्तर नहीं था। विशालपुर नाम के एक समृद्ध गांव में वीरान नाम का एक गठीला और बुद्धिमान युवक रहता था। वीरान दिखने में जितना आकर्षक था, स्वभाव में उतना ही स्वाभिमानी भी था। वो गांव के सबसे धनी और लालची व्यापारी कुबेर दास के अनाज के विशाल गोदामों में काम करता था। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, वीरान गोदाम की छाया में बैठकर हिसाब लिख रहा था। तभी वहां कुबेर दास की इकलौती बेटी रंजना आई। वो वीरान को पसंद करती थी। वीरान, तुम यहाँ छिपे बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे बगीचे में ढूंढ रही थी। छिपना मेरी फितरत नहीं रंजना जी। काम का बोझ इतना है कि सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। खैर, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको किसी चीज की आवश्यकता है? नहीं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं, बस तुम्हें देखने चली आई। जब तक तुमसे दो बातें ना कर लूं, मेरा मन को चैन कहाँ। ऐसा लगता है दिन अधूरा है। अगर ऐसी बात है तो फिर जब सुबह मैं काम पर आऊंगा तो पहले आपकी हवेली ही आ जाया करूंगा और पहले आपसे दो बातें ही कर लिया करूंगा, ताकि हर रोज आपको हवेली से इतनी दूर यहाँ ना आना पड़े। क्योंकि अगर ये बातें अगर आपके पिता सुन लेंगे तो मेरा दिन और नौकरी दोनों ही पूरे हो जाएंगे। तभी वहाँ सेठ कुबेर दास की कड़क आवाज गूंजी। सही कहा तूने नीच इंसान। तूने जिस थाली में खाया उसी में अब छेद भी कर रहा है। कुबेर दास लाल पीला होकर सामने खड़ा था। वीरान, तुझे मैंने अनाज ढोने के लिए रखा है या मेरी बेटी के साथ मीठी बातें करने के लिए? और तू रंजना, इस कंगाल के पास क्या लेने आती है? शेठ जी, आप अपनी सीमा में रहकर बात कीजिए। मैं यहाँ पसीना बहाता हूँ तब रोटी कमाता हूँ। आपकी बेटी खुद चलकर यहाँ आती है, मैंने ऐसे नहीं बुलाया है। मैं तो अपना काम ही कर रहा था बस। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ता है? तेरी हैसियत क्या है? एक अदना सा मजदूर और ख्वाब देखता है महलों के। तू मेरी बेटी पर डोरे डाल रहा है ताकि रातों रात अमीर बन जाए। जा, निकल जा यहाँ से। आज से तेरी छुट्टी। जा, चला जा नमक हराम कहीं के। हाँ, जा रहा हूँ शेठ जी। आपकी गुलामी मैंने वैसे भी मेरी माँ के कहने पर कर रहा था। याद रखना, जिस दिन किस्मत पलटी, आप अपनी नजरें मुझसे मिलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। वीरान गुस्से में वहां से चला गया। जब उसने घर जाकर अपनी माँ सुमित्रा और पिता रघुनाथ को ये सारी बातें बताया तो वे चिंतित हो उठे। बेटा, तूने आवेश में आकर रोजगार खो दिया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तेरे पिता ने कितनी मुश्किलों से सेठ से मिन्नत करके तो तुझे वहाँ काम पर लगाया था और तूने उसे ही छोड़कर आ गया। अब आगे घर कैसे चलेगा? माँ, अब मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा। मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करूँगा। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। रहने दो सुमित्रा, हमारा एक ही तो पुत्र है। अब अगर ये नौकरी नहीं करना चाहता है तो फिर ठीक ही है ना। अगले दिन रघुनाथ ने अपनी बरसों की जमा पूंजी और सुमित्रा के सोने के कंगन वीरान को सौंप दिए। वीरान, ये लो बेटे, हमारे अभी तक की जमा पूंजी जो अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। कल तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें कुछ खुद का व्यापार करना है। ये लो और अपना व्यापार शुरू करो। नहीं पिताजी, मैं इसे नहीं ले सकता। ये आपकी जमा पूंजी है, मैं इसे अपने व्यापार में खर्च नहीं कर सकता। अरे बेटा, हमारी असली जमा पूंजी तो तू ही है और तुझे अभी इन पैसे की आवश्यकता भी है। तू इन्हें रख और ये बता कि आखिरकार तूने क्या व्यापार करने की सोची है। पिताजी, अभी टांगों का व्यापार बहुत जोरों का चल रहा है और उसमें अच्छी कमाई भी है, इसीलिए मैं भी एक टांगा खरीदूंगा और चलाऊंगा। जा बेटा, गांव की सीमा पर नीलगिरी के जंगल में हर मंगलवार घोड़ों का मेला लगता है। वहां से एक अच्छा घोड़ा खरीद ले और तांगा चलाकर अपना काम शुरू कर। वीरान जंगल पहुंचा, लेकिन वहां सन्नाटा था। सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा था और पास ही एक बेहद सुंदर सफेद चमकता हुआ घोड़ा बंधा था। बाबा, बाकी व्यापारी कहाँ गए?
क्या मैं देर से पहुंचा? लगता है कि बाजार खत्म हो गया है। देर से नहीं, तुम सही वक्त पर आए हो। आज सारे घोड़े बिक गए, बस यही एक बचा है। ये सुंदर है, लेकिन इसकी एक समस्या है। ये किसी को अपना मालिक चुनता ही नहीं है। जो भी इसे जबरदस्ती खरीदता है, ये उसे मार मार कर भगा देता है। देखो, अगर तुम्हारा नसीब बढ़िया हो तो तुम इसके मालिक बन जाओगे। जाओ, अपनी किस्मत को आजमा ही लो। वीरान ने घोड़े की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे घोड़ा उसे पहचान रहा है। वीरान ने धीरे से घोड़े की पीठ पर हाथ रखा। घोड़ा शांत रहा। जैसे ही वीरान उस पर सवार हुआ, घोड़ा हिनहिनाया और धीरे धीरे चलने लगा। अद्भुत, इसने तुम्हें स्वीकार कर लिया। वाह वाह, लाओ अब इस घोड़े की कीमत लाओ, और इसकी कीमत 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं। लाओ दो। बाबा, आप व्यापारी नहीं लग रहे। सच बताइए, ये घोड़ा किसका है? अगर ये आपका होता और अगर आपने इसे पाला होता तो आप इसकी आदतों से इतने डरे हुए ना होते। तुम बड़े ही चतुर हो युवक। ये मुझे लावारिस मिला था। ठीक है, तुम मुझे केवल सोने की 10 मुद्राएं दो और ये घोड़ा तुम्हारा हो जाएगा। सौदा पक्का हुआ। व्यापारी के जाते ही जैसे ही वीरान ने घोड़े से चलने को कहा, घोड़ा रुक गया। अरे अभी इतनी जल्दी क्या है वीरान? क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि मैं कोई मामूली तांगा खींचने वाला जानवर हूँ? घोड़े की इंसानी आवाज को सुनकर वीरान सदमे में घोड़े से गिरते गिरते बचा और डरते डरते हुए बोला, तुम बोल सकते हो? मैं नक्षत्र हूँ। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक साधारण मजदूर से इस राज्य का राजा बना सकता हूँ। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और मेरी सेवा करनी होगी, और मैं तुम्हारी किस्मत को बदल कर रख दूंगा। वीरान उसे घर ले आया। उसके माता पिता डर गए, लेकिन वीरान ने उन्हें समझाया कि ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि उनके भाग्य का सितारा है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने उससे बातें की हैं। उसने मुझसे कहा है कि वो हमारा किस्मत को बदल कर रख देगा। उसी समय स्वर्णपुर राज्य के राजा चंद्रसेन ने अपनी पुत्री राजकुमारी इरावती के विवाह के लिए एक अनोखी घोषणा की। पिताजी, मुझे शक्ति नहीं, सामर्थ्य और साहस चाहिए। जो भी महादौड़ की प्रतियोगिता जीतेगा और नीलगिरी के पुराने मंदिर तक सबसे पहले पहुंचकर लौटेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। घोषणा पूरे राज्य में कर दी गई। राजकुमार विक्रांत को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसके पास अरबी नस्ल के सबसे तेज घोड़े थे। युवराज, क्या आपने सुना है कि नहीं? क्या मंत्री जी? युवराज, सुना है स्वर्णपुर में राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर में उन्होंने एक घोड़ों की दौड़ का आयोजन किया है। मंत्री जी, इस राज्य में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे घोड़े तूफान को हरा सके। वो साधारण जनता तो मेरे घोड़ों की धूल भी नहीं देख पाएगी। प्रतियोगिता की घोषणा होने से 2 दिन पहले की बात है। राजकुमारी इरावती, जो अपने स्वतंत्र विचारों के लिए जानी जाती थी, अक्सर साधारण भेष बदलकर अपनी सखी के साथ राज्य की स्थिति देखने निकल जाया करती थी। उस शाम वीरान अपने जादुई घोड़े नक्षत्र को नदी किनारे टहना रहा था। नक्षत्र अभी शांत था और वीरान उससे मन की बातें कर रहा था। तभी अचानक जंगल की ओर से एक चीख सुनाई दी। बचाओ! अरे कोई हमारी मदद करो, बचाओ! नक्षत्र, सुना तुमने? ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत में है। नक्षत्र ने सिर हिलाया और वीरान पलक झपकते ही उस दिशा में दौड़ पड़ा। वहां उसने देखा कि एक युवती राजकुमारी इरावती साधारण वस्त्रों में थी। राजकुमारी का पैर दलदल में फंस गया था और एक जंगली सुअर उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। वीरान ने बिना डरे अपनी कुल्हाड़ी निकाली और वराह के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए सीधा प्रहार करने के बजाय पास पड़े सूखे पत्तों और लकड़ियों में आग सुलगा दी।
आग देखकर जंगली जानवर पीछे हट गया और भाग निकला। वीरान ने आगे बढ़कर युवती का हाथ थामा और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। धन्यवाद युवक, अगर तुम सही समय पर ना आते तो आज अनर्थ हो जाता। सावधान रहा कीजिए। ये नीलगिरी का जंगल जितना सुंदर है उतना ही विश्वासघाती भी। आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस इस प्रकृति को करीब से देखना चाहती थी। वैसे तुम कौन हो? यहाँ के युवक तो राजकुमार विक्रांत के नाम से ही थर थर कांपते हैं, और तुम यहाँ अकेले घूम रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं वीरान हूँ। मैं किसी राजकुमार से नहीं डरता, केवल अपने स्वाभिमान और सत्य से डरता हूँ। शक्ति शस्त्रों में नहीं, साहस में होती है। इरावती उसकी सादगी और ऊंचे विचारों पर मोहित हो गई। उसने अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन जाते जाते कहा, वीरान, अगर तुम सच में इतने साहसी हो तो परसों राजमहल में होने वाली राजकुमारी के स्वयंवर की महादौड़ में जरूर आना। सुना है वहाँ केवल घोड़े नहीं, भाग्य भी दौड़ते हैं। शायद तुम्हारा भी भाग्य बदल ही जाए और अगले राजा तुम ही बन जाओ। जी हाँ, क्यों नहीं, पर मैं कोई घुड़सवार नहीं हूँ। अगर भाग्य ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जब इरावती महल पहुंची तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने तय कर लिया था कि प्रतियोगिता चाहे कोई भी जीते, उसका मन उस साधारण से दिखने वाले असाधारण युवक वीरान पर ही टिक गया था। अगले मंगलवार नीलगिरी के विशाल मैदान में हजारों की भीड़ जमा थी। एक तरफ भव्य मंच पर राजा चंद्रसेन और राजकुमारी इरावती विराजे थे, तो दूसरी ओर राज्यों के बड़े बड़े योद्धा अपने घोड़ों को थपथपा रहे थे। राजकुमार विक्रांत अपने काले शक्तिशाली घोड़े पर सवार था। उसके घोड़े की आंखों में भी वही क्रूरता थी जो विक्रांत में थी, और राजकुमार ने कहा,